हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एयर क्रैश के बारे में जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया। एक नॉर्मल फ्लाइट जर्नी कुछ ही मिनट्स में एक हॉरिफाइंग ट्रेजेडी में बदल गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर हुआ क्या था? आखिर AI-171 के साथ उस दिन सच में क्या हुआ था? ये एक ऐसी डार्क मिस्ट्री है ना, जिसने एविएशन एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टिगेटर्स और देश के आम नागरिकों को डीपली डिस्टर्ब कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन में दो ऐसी कन्फ्लिक्टिंग थियरीज सामने आई हैं जिन्हें सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये केस अब सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं लगता, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेटिव पजल बन चुका है जिसका जवाब अभी तक कंप्लीटली किसी के पास नहीं है। इस ट्रेजेडी का रियल स्केल समझने के लिए हमें बस इस नंबर को देखना होगा, 260। इस डेवस्टेटिंग दुर्घटना में 241 सोल्स जो उस फ्लाइट पर ऑनबोर्ड थे और 19 लोग जो जमीन पर थे, उन्होंने अपनी जान गंवाई। हमने सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं खोया, बल्कि 260 जिंदगियां खो दी। ये रीसेंट हिस्ट्री के सबसे डेडली और हार्ट ब्रेकिंग एविएशन एक्सीडेंट्स में से एक बन गया। सेक्शन 1, द डूम्ड फ्लाइट 171। डेट थी 12 जून 2025। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गैटविक के लिए एक नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट तैयार हो रही थी। सब कुछ बिल्कुल रूटीन लग रहा था, जैसे हर रोज हजारों फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं। ये एक हाईली मॉडर्न बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था। इसमें 230 पैसेंजर्स और 12 कैबिन क्रू मेंबर्स थे। फ्लाइट को कमांड कर रहे थे 56 ईयर ओल्ड कैप्टन सुमीत साभरवाल। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि कैप्टन एक हाईली एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, जिनके पास इस स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट मॉडल पर करीब 8600 आवर्स का इंटेंस फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। और उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कंडर। एक फुली केपेबल क्रू, एक एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के अंदर सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए था, राइट? लेकिन ट्रेजेडी कितनी सडन और ब्रूटल थी, ये हमें इस क्रैश साइट की लोकेशन से पता चलता है। टेक ऑफ के तुरंत बाद ये मैसिव ड्रीमलाइनर एयरपोर्ट पेरीमीटर को बेयरली क्रॉस कर पाया। रनवे से लगभग सिर्फ 1.7 किलोमीटर की दूरी पर यह एयरक्राफ्ट बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल कॉम्प्लेक्स में जा गिरा। एक ऐसी जगह जहां मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ाई और लंच कर रहे थे, वो अचानक एक इन्फर्नो में तब्दील हो गई। सेक्शन 2, 32 सेकेंड्स टू डिजास्टर। लिफ्ट ऑफ से लेकर क्रैश तक का वक्त इतना तेज था ना कि किसी को सोचने का या रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AIB की टेक्निकल टाइमलाइन को अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें, 1:38:39 PM पर एयरक्राफ्ट फाइनली लिफ्ट ऑफ करता है और यहां से हॉरर शुरू होता है। सिर्फ 3 सेकंड बाद 1:38:42 PM पर दोनों इंजन्स की फ्यूल सप्लाई एक साथ कट हो जाती है। 1:38:47 PM पर इमरजेंसी RAT सिस्टम ऑटोमेटिक डिप्लॉय होता है। कुछ सेकंड्स बाद एक डेस्परेट मेडे कॉल आती है और 1:39:11 PM पर कॉकपिट और फ्लाइट रिकॉर्डर हमेशा के लिए स्टॉप हो जाता है। हवा में गुजारे गए सिर्फ 32 दर्दनाक सेकंड्स। सेक्शन 3, द फ्यूल स्विच मिस्ट्री। अब इन्वेस्टिगेशन का सबसे सेंट्रल सवाल यह है, टेक ऑफ के स्ट्रिक्टली 3 सेकंड बाद दोनों इंजन्स ने एक साथ अपना फ्यूल सप्लाई कैसे लूज कर दिया? ये कोई माइनर टेक्निकल ग्लिच नहीं था, बल्कि एक ऐसी एक्सट्रीम अनोमली है जिसने पूरे केस की डायरेक्शन ही बदल दी। इसको ठीक से डिकोड करने के लिए हमें बोइंग 787 के मैकेनिक्स को थोड़ा समझना होगा। कॉकपिट में फ्यूल कंट्रोल स्विचेस होते हैं। अगर इन्हें इंटेंशनली रन से कट ऑफ पोजीशन पर पुल किया जाए तो इंजन का फ्यूल फ्लो उसी सेकंड बंद हो जाता है। इंजन थ्रस्ट इंस्टेंटली ड्रॉप हो जाता है और उसके साथ साथ एयरक्राफ्ट अपनी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक पावर भी लूज कर देता है। पर सबसे बड़ा कैच ये है कि इन स्विचेस पर मेटल स्टॉप लॉक मैकेनिज्म्स लगे होते हैं। इन्हें आप एक्सीडेंटली टच करके ऑफ नहीं कर सकते। ये एक्सक्लूसिवली जमीन पर या किसी एक्सट्रीम इमरजेंसी फायर सिचुएशन में ही ऑपरेट किए जाते हैं। और यही फैक्ट ब्लैक बॉक्स की इस आखिरी रिकॉर्डिंग को सबसे ज्यादा हॉन्टिंग और सस्पेंसफुल बना देता है। कॉकपिट की वॉइस रिकॉर्डिंग में साफ सुना गया जब एक पायलट ने शॉक में पूछा, "Why did you cut off?" जिसके जवाब में इमीडिएटली दूसरे पायलट की आवाज आई, "I didn't." ये छोटा सा एक्सचेंज इस पूरे केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अगर इन स्विचेस को एक्सीडेंटली लॉक मैकेनिज्म क्रॉस करके हिट नहीं किया जा सकता था और दोनों पायलट्स डिनाई कर रहे थे, तो फिर इन स्विचेस को किसने और कैसे मूव किया? सेक्शन 4, पायलट इंटेंट और टेक्निकल फ्लॉ। एसी ब्लैक बॉक्स ऑडियो ने एविएशन एक्सपर्ट्स, ग्लोबल कम्युनिटी और पायलट यूनियंस को 2 हिस्सों में स्ट्रिक्टली डिवाइड कर दिया। क्या ये एक्चुअल में किसी एक पायलट की इंटेंशनल चॉइस थी, या फिर ये एक कैटास्ट्रॉफिक टेक्निकल फ्लॉ था जिसके बारे में हमारी मशीन्स वार्न नहीं कर पाईं? दोनों साइड्स के पास अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। एक तरफ ये स्ट्रॉन्ग सस्पेशन क्रिएट हुआ कि स्विचेस का डिजाइन बिना मैनुअल हैवी फोर्स के इन्हें कट ऑफ में जाने नहीं देगा, जिसका मतलब ये पायलट एरर या इंटेंशनल एक्ट हो सकता है।
लेकिन दूसरी तरफ फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स यानी फिप ने एक मैसिवली स्ट्रांग डिफेंस रखा। उनका मानना है कि ये कोई इंटेंशनल एक्ट नहीं था, बल्कि एक डेडली प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल फॉल्ट था, या फिर स्विचेस का वो प्रोटेक्टिव लॉक मैकेनिज्म इंटरनली फेल हो चुका था। पायलट्स के इस डिफेंस मैकेनिज्म को प्रॉपरली अप्रोच करने के लिए हमें रैट को समझना आवश्यक है। रैम एयर टर्बाइन यानी रैट एक छोटा इमरजेंसी प्रोपेलर होता है। जब एक प्लेन अपनी पूरी इलेक्ट्रिकल पावर अचानक लूज कर दे तो ये एयरक्राफ्ट की बेली से ड्रॉप होता है और हवा के प्रेशर से इमरजेंसी पावर जनरेट करता है। और इस केस में इस रैट के डिप्लॉय होने का एग्जैक्ट टाइम ही पायलट्स की इनोसेंस का सबसे बड़ा प्रूफ बन सकता है। फिप के काउंटर इन्वेस्टिगेशन एविडेंस पर अगर नजर डालें तो उन्होंने प्रैक्टिकली टेक्निकल मैनुअल स्टडी किए जो कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर डिजाइन के हिसाब से RAT को डिप्लॉय होने में कंप्लीट पावर लॉस के बाद 10 से 15 सेकंड लगते हैं, लेकिन ब्लैक बॉक्स डेटा शो करता है कि ये सिर्फ 4 सेकंड में डिप्लॉय हो गया। ये बिल्कुल इलॉजिकल लगता है अनलेस प्लेन में एक्चुअल इलेक्ट्रिकल फेलियर फ्यूल स्विच मूव होने से पहले ही शुरू हो चुका था। साथ ही CCTV फुटेज ये सजेस्ट करती है कि RAT शायद जमीन पर रनवे रोलिंग के वक्त ही खुलना शुरू हो गया था। ऊपर से 2018 की एक ऑफिशियल FAA एडवाइजरी भी सामने आई जो स्पेसिफिकली इन फ्यूल स्विचेस के प्रोटेक्टिव लॉक मैकेनिज्म के पोटेंशियल फेलियर के बारे में वार्न करती थी। इन सभी टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स के बीच एक लोकल आईविटनेस ने एक ऐसी सच्चाई बयान की जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को डीपली टच किया। रोमन वोहरा, जो अपने रिलेटिव्स को ढूंढने उस हॉस्पिटल की मॉर्चुरी गए थे, उन्होंने देखा कि कैप्टन सभरवाल की यूनिफॉर्म बिल्कुल इंटैक्ट थी और उनकी बॉडी अभी भी सीटेड पोजीशन में थी। उनके हाथ प्लेन के कंट्रोल योक यानी स्टीयरिंग को आखिरी लिमिट तक स्ट्रांगली पकड़े हुए थे। ये इस बात का सबसे विसरल और चिलिंग प्रूफ था कि कैप्टन ने हार नहीं मानी थी। वो कंटिन्यूअसली अपने पूरे फोर्स के साथ एयरक्राफ्ट की नोज को ऊपर उठाने की कोशिश में लगे थे, ट्राइंग टू सेव एवरी सिंगल सोल टिल द वेरी लास्ट ब्रेथ। सेक्शन 5 द सोल सर्वाइवर्स टेल। इस हॉरिफिक इन्वेस्टिगेटिव मेज के बीच एक बहुत ही ह्यूमन डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। ऐसे कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट में जहां आयरन और फायर ने कुछ नहीं छोड़ा, वहां एक इंसान मिराकुलसली जिंदा बचा रहा। 40 साल के विश्वास कुमार रमेश, जो सीट 11A पर बैठे थे, क्रैश के बाद फ्यूजलाज में आए एक नैरो गैप से मिराकुलसली क्रॉल करके बाहर आ गए, ठीक उससे पहले जब प्लेन पूरी तरह आग की लपेटों में घिर गया। वो फिजिकली तो बच गए, लेकिन इस रेस्क्यू की कॉस्ट उनके लिए अनइमेजिनेबल थी। उसी फ्लाइट पर उनके एल्डर ब्रदर अजय उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे, जिन्हें वो बचा नहीं पाए। फिजिकल वुंड्स तो वक्त के साथ हील हो जाएंगे, लेकिन इस सर्वाइवर का इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा हमेशा उनके साथ रहेगा। सेक्शन 6 अ नेशन इन मॉर्निंग। ऐसे मोमेंट्स के बाद शब्द वाकई छोटे पड़ जाते हैं। एक मास मॉर्निंग का माहौल था। आफ्टरमैथ का स्केल और रिस्पॉन्स वॉर फुटिंग पर शुरू हुआ। ग्राउंड जीरो पर इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स ने इंस्टेंटली रिएक्ट किया। 300 से ज्यादा ब्रेव फायर फाइटर्स और 60 व्हीकल्स ने बिना सोचे आग में एंटर किया। एयरलाइन ओनर्स टाटा ग्रुप ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए हर विक्टिम की फैमिली के लिए 1 करोड़ रुपए की डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट अनाउंस की और फ्यूचर सेफ्टी इंश्योर करने के लिए इमीडिएटली 83 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स को डीप टेक्निकल इंस्पेक्शंस के लिए ग्राउंड कर दिया गया। DGCA और AIIB की हाई लेवल इन्वेस्टिगेशंस आज भी एक्टिव हैं। The true cause of the 32-second flight remains a complex mystery waiting for a final answer. इस ट्रेजेडी ने पूरे देश को इमोशनल कर दिया। विक्टिम्स और उनके फैमिलीज के लिए प्रेयर्स जरूर रखिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट केसेस और मेजर इंसिडेंट्स के डीप ब्रेकडाउन्स के लिए केस डी कोड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।